एमसीक्यू नहीं, इन्होंने क्या किया है, क्विज दिया। हाँ, एमसीक्यू क्विज मतलब पूरा देश के बारे में रिलेटेड क्विज था। वो ओपन था कि जिन लोगों को अटेंड करना है, फिर वो क्विज से सेलेक्ट हुए, फिर उनका अगला राउंड में ऐसे था, ऐसे अलग अलग थीम पे लिख पाए। फिर उनमें जो टॉप जो ऐसे थे उनकी बड़े बड़े लोगों से उनका रीजनल लेवल पर ही, वहाँ के मेयर के ऑफिस उसके अंदर ही की मतलब एक्सपर्ट से उनसे वो ऐसे इवेल्यूशन हुआ उसका, वो कंप्लीट हुआ। फिर उसके बाद पीपीटी राउंड हुआ। पीपीटी राउंड भी पहले एक बार डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हुआ, डिस्ट्रिक्ट लेवल से फिर स्टेट लेवल पर लेके आए और फिर अभी नेशनल लेवल पे। और नेशनल वाले में भी पीएम को प्रोजेक्ट करने से पहले एक दिन पहले रिहर्सल भी हुआ, जिसमें कुछ मिनिस्टर्स को तो पूरे 50 लाख में से वो 10 लोग सिलेक्ट हुए जो कि 3,000 उसमें से 10 लोगों ने उनके प्रेजेंटेशन सिलेक्ट हुए। और 10 में भी मतलब दो के ग्रुप में अगर आ रहे हैं तो एक स्टेट से, मतलब एक स्टेट से कहीं कितनी देर चला ये कम से कम प्रेजेंटेशन का और मोदी जी का स्पीच का रखे तो 1.5 से 2 घंटे का आई थिंक। नहीं ज्यादा, 3 घंटा होगा। 3 घंटे रहे थे। स्पीच भी सुनी, उनको देख के हमको ऐसे एनर्जी आ गई कि यार अगर इस एज में सर अगर इतनी एनर्जी से अगर काम कर सकते हैं, हमको पता था 5 घंटे की खाली, तो फिर तो हमको बहुत सही। मतलब मोदी जी के पीछे वाले थोड़े थे। एक कल ऐसा मोदी जी बैठे थे ना, उनके पीछे स्टूडेंट बैठे थे, तो उसमें एक बॉयज और एक गर्ल्स, दोनों का एकदम अपोजिट 180 डिग्री। तो बॉय जो था वो खुश हो रहा था कि आज तो मैं पूरा फ्रेम में आ रहा हूँ, और जो लेडी थी वो उसको नींद आ रही थी वो ये घर पे डांट पड़ने वाली है कि एक तो मोदी जी के पीछे बैठे हो और पूरे सेशन में सो रहे हो। क्योंकि सो रही है वो आता है मोदी जी की मतलब उसको ऐसे धक्के आ रही, तो अब देखो जो मोदी जी को सुनेगा वो तो मोदी जी की तरफ देखेगा, बट हम दिशा वाले लोग सिस्टम भी ऑब्जर्व करते हैं, तो हमारा ध्यान पीछे ही चला गया। तो हमने डिस्कस किया ये जो मैडम है इसको नींद आ रही है, फिर हमारा फोकस हर बार उसी पॉइंट पे जा रहा था कि हाँ ये बिल्कुल सो रही है। तो बाकी सर जैसे आपने दोस्ती वाला बताया था, उसमें दोस्त वर्किंग कैसे रहता है? उसमें हम एक बैकग्राउंड पेपर, कोई भी इशू उठाते हैं जो कि बहुत रेलेवेंट है अभी, और फिर एक बैकग्राउंड पेपर तैयार करते हैं जिसमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स लिखा होता है कि मतलब इस सेक्टर में क्या प्रॉब्लम चल रहा है अभी। और फिर उनमें एक्सपर्ट्स, तो एक्सपर्ट्स 2 तरीके के, तो पॉलिसी लेवल के एक्सपर्ट्स और एक दूसरे जो प्रैक्टिशनर्स हुए, जैसे एमएसएमई का एग्जाम्पल दे तो इकोनॉमिस्ट और पॉलिसी मेकर्स, और दूसरे वैसे लोग जो एक्चुअली इंडस्ट्री को रन कर रहे हैं। तो उन दोनों को फिर आउटरीच करते हैं, बताते हैं कि हमारा एक प्रोग्राम है, बैकग्राउंड पेपर शेयर करते हैं, और फिर उनको राउंड टेबल डिस्कशन में बुलाते हैं। और हमारी शर्त ये रहती है कि आपको मतलब प्रॉब्लम हम सबको पता है, तो आपको सोल्यूशंस देना है। मतलब और सोल्यूशंस वैसे जैसे सर ने बोला, ये नहीं कि भाई हमारा टैक्स कम कर दो, ये तो बहुत ज्यादा हर कोई कहता है कि हमारा टैक्स कम कर दो, तो वैसे सोल्यूशन जो प्रॉब्लम को जड़ से जाके एड्रेस करे। और सोल्यूशन भी 3 तरह के होंगे, एक तो शॉर्ट टर्म सोल्यूशन होगा, एक मीडियम, एक लॉन्ग टर्म होगा, जो बिल्कुल ही उसको रूल से खत्म करें। तो हम कहते हैं कि आप अपने सबमिशंस में सोल्यूशन पे फोकस रखिए कि ये जो समस्या है, ये तो क्या होता है ना, लोग समस्या की बात करने लगते हैं, ये प्रॉब्लम हो रही है, ये प्रॉब्लम हो रही है। उन सबसे जो सोल्यूशन आता है उनको हम कंपाइल करते हैं। अच्छा, ये क्लोज डोर मीटिंग होती है, तो इसमें लोग फ्रीली अपनी बात कह सकते हैं, किसी का नाम कुछ सामने नहीं जाता कि किसने क्या कहा है। और उसके बेसिस पर फिर हम एक रिपोर्ट बनाते हैं, जो सजेशंस आए उसको फिर हमारी टीम जो है वो वेट करती है कि क्या सजेशन जाएंगे, क्योंकि कुछ सजेशन है जो आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं। एक्सपर्ट कोई बात कह रहा है, इंडस्ट्री वाला कुछ और कहेगा, दोनों की बात एक दूसरे को काटेगी। जैसे एमएसएमई में जो मीडियम इंडस्ट्री वाले उनकी डिमांड कुछ अलग थी, और माइक्रो और स्मॉल की डिमांड बिल्कुल अलग थी। वो दोनों डिमांड ही आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर रही थी। तो हम वैसी चीजों को, ऐसा नहीं कि हमारा सुझाव ही आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर जाए, कॉन्ट्राडिक्ट हो, सारे सोल्यूशन को, सुझाव को फिल्टर करके एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं, और वो सरकार को फिर आइटम वाइज, और उसमें हम लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेंट्स दे देते हैं कि कौन लोग पार्टिसिपेट किए। ये नहीं बताते कि किसने क्या बोला, पर पूरा फिर एक डिटेल रिपोर्ट बना के मिनिस्ट्री में और फिर जो पॉलिटिकल लीडरशिप है दोनों जगह। तो सर टीम आपकी दिल्ली बेस्ड ही है मतलब, या फिर नहीं, दिल्ली बेस्ड ही है। हमारे पास
रिसर्च एसोसिएट से मैं मतलब थोड़ा ज्यादा इन्वॉल्व रहता हूँ, ऑफिस ओवरऑल गाइडेंस करता रहता है। और क्योंकि सर जुड़े हुए हैं और पार्टी मतलब सत्ता में तो उसका तो फायदा मिलता है ना, लोगों को मालूम है कि जाएंगे सुझाव देंगे तो उस पर कार्रवाई हो सकती है, डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन। हाँ तो बहुत अच्छी का पहला फायदा स्टेप मिलता है। इसमें क्या रहता है? सबसे पहला स्टेप सबसे पहला है कि सर अगर के किसी साथ के पास ऐसे कुछ प्रॉब्लम हो और उसका सॉल्यूशन नहीं हो तो पहला स्टेप इसमें क्या रहता है? पहला स्टेप तो हमारे एंड पे स्टार्ट होगा, जहाँ पे सर के साथ बैठ के हम लोग ऐसे डिस्कस करते हैं कि इकोनॉमी में क्या प्रॉब्लम चल रही है। फिर हम लोग बैकग्राउंड पेपर बनाते हैं, उसके बाद हम लोग रीच आउट करते हैं लोगों को, फिर वहां से फिर राउंड टेबल डिस्कशन होगा, उसमें सुझाव आते हैं। तो कुछ सुझाव तो हमारे माइंड में भी है, बट हम स्टेक होल्डर से चाहते हैं कि वो अपना सुझाव दें, उनके पास जो सोल्यूशन है। सर इसमें एक क्वेश्चन है, मतलब रीच आउट में आपका मतलब क्या अप्रोच करते हैं, मतलब कहाँ तक पहुँचते हैं, मतलब और कैसे माध्यम से पहुँचते हैं? स्टेक होल्डर की बात करो कि नहीं मतलब जैसे प्रॉब्लम स्टेट पॉलिसी बन गई, उसके बाद हाँ। अब आपको पार्टिसिपेट को इन्वाइट करना है कि हाँ। तो वो आपकी अप्रोच कैसे रहती है और कहाँ तक रेंज रहता है, मतलब किस लेवल तक, या जैसे हम लोग जैसे कॉलेज में जाते हैं और वैसे कर रहे हैं, हो सकता है आपके पास ऑलरेडी डेटाबेस हाँ डेटाबेस है हमारे पास। और अभी तक हमने फिजिकल मीटिंग पे मतलब फिजिकल वर्चुअल अभी हमने की नहीं है, तो पार्टिसिपेंट्स हम चाहते हैं कि वैसे हो तो दिल्ली आ सके, या तो दिल्ली एनसीआर के हो या दिल्ली आ सके। तो वर्चुअल करने से थोड़ा ये है कि पार्टिसिपेशन वाइडर हो जाएगा, बट अभी तक हमने वर्चुअल कोई में तो काफी लोग पूरे देश से आए हैं। हाँ आत्मनिर्भर वो तो बहुत है, ये तो मैं कभी रिसेंट चल रहा है हमारा, तो एक अभी हम सीरीज चला रहे हैं, उसका नाम ही है प्रमोटिंग इंडियाज इंटरेस्ट। तो हमारा जो ओवरऑल थीम जो है कि भारत के हितों को हम अभी प्रमोट करना, उसके अंदर हम लोग टॉपिक ले रहे हैं। एक जो सबसे पहला टॉपिक था वो ब्रिक्स डी डॉलराइजेशन वाला, अभी उस जो समय सब लोग कह रहे थे कि डी डॉलराइजेशन यानी ब्रिक्स करेंसी प्रमोट होनी चाहिए, प्रमोट करनी और हमारा जो कंक्लूजन निकला कि अभी हमें उस तरह से ब्रिक्स करेंसी में एकदम नहीं। और एक बहुत इंटरेस्टिंग सजेशन उसमें ये था कि स्वदेशी जागरण मंच के लोग थे, एक्सपर्ट थे, मतलब वैसे एक्सपर्ट भी थे जो कांग्रेस सरकार में, मोन्टेक सिंह अहलूवालिया आए थे, पीसी अनंत आए थे, काफी लोग थे। तो हुआ कि भाई जो काम करना है करो, हल्ला मत करो। अगर आपको डॉलर को रिप्लेस भी करना है या उसके लिए आपको कुछ कदम करना है, आप हल्ला करोगे कुछ कर नहीं पाओगे, और जैसे यूएस से रिटेलिएशन एक हो जाएगा, तो आप चुपचाप करो, हल्ला क्यों करना है। मतलब आपको जो स्टेप लेना, अगर मुझे आत्मनिर्भर भारत बनाना है तो जरूरी नहीं है ना कि सबको एंटेगनाइज कर दें, कि सबको हल्ला करते चल रहे कि नहीं भाई हम तो आप चुपचाप काम करो, मेहनत से काम करो, बट अननेसेसरी जो कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं उसको अवॉइड करना है। तो बहुत प्रैक्टिकल सजेशन, बहुत स्मार्ट आइडिया। रुपी इस तरह की इट शुड नॉट बी फोकस शुड नॉट बी ऑन डी डॉलराइजेशन बट प्रमोटिंग लोकल करेंसी ट्रेड, ये जरा ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो दैट वे विल बी बेटर। तो और फिर ये भी है कि एकदम चाइना के चाइना ब्रिक्स के साथ ये भी इशू है कि वो कम्प्लीटली चाइना डोमिनेटेड बॉडी है, तो उसके साथ बहुत ज्यादा लाइन होना हमारे लिए लॉन्ग टर्म हित में। हाँ वो हम ब्रिक्स करेंसी की बात करें, पता चला कि युआन आ गया डॉलर की जगह, हमारा कुछ चला यूएस से दूर जाने के ऐसा नहीं हो कि फिर वहाँ लगे चंगुल बसे। ट्रेड टैरिफ पे भी हमारे काफी अच्छे निकल के आए थे, जब शुरू में हुआ था कि हमें दूसरे कंट्रीज के साथ ही फोकस करना चाहिए और यूएस को थोड़ा एफटीएस के ऊपर काफी सजेशन थे। केवल हमारी पूरी ट्रेड डिपेंडेंस। और सबसे बड़ी बात उसमें निकल के ये आई थी जिसपे हमने ये इसके साथ कोरिया और जापान के साथ एफटीए किए, बट हम कब से पुराने, बट फायदा नहीं उठा पाए। क्यों? क्योंकि हमारी एमएसएमई उतनी कॉम्पिटिटिव ग्लोबली नहीं है। तो सबसे पहले हमें कॉस्ट उसकी रिडक्शन इस पे अगर हमारे एमएसएमई को कॉम्पिटिटिव करेंगे, चाहे कंप्लायंस को लेके, तो अगर वो होगा तब हमें एफटीए का फायदा मिलेगा। केवल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमने कर लिया तो उससे हमारे इंडस्ट्री मजबूत, उसको फायदा नहीं। हाँ, ये एक्सपोर्ट नहीं करता है, अगर प्रोडक्ट ही महंगा बन रहा है। क्योंकि देखिए एक तो हो गया कि ओपिनियन है, ये जो एक्चुअल यूजर्स हैं, गवर्नमेंट में क्या होता है, मैं भी बोलता हूँ कि उनका आपसे मिले थे 16 मई को, तभी हमने बात की कि यानी ब्यूरोक्रेसी और इकोनॉमिस्ट, इसका तो वहाँ पे इनपुट है डायरेक्ट गवर्नमेंट में, बट बिजनेस फाइनेंस को केवल हम एडवाइजरी रोल में ही लेके चलते हैं सरकार कि बजट आया उसके पहले एफएम सबसे मिल रही है। तो वो एक तरीके के बिजनेस और फाइनेंस के जो एक्चुअल यूजर्स हैं
उनको जब तक उनका एकदम डायरेक्ट पॉलिसी इंटरवेंशन के रूप में इनपुट नहीं आता है तो वो बेटर रहता है। क्यूसीओ परफेक्ट एग्जाम्पल है। ब्यूरोक्रेसी धनाधन है, जो क्यूसीओ लाई जा रही थी कि आप ये क्वालिटी के बिलो रिपोर्ट नहीं कर सकते, इसके बिलो नहीं, वैसे प्रोडक्ट में क्यूसी आ गए थे जो इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं होते, और इंडियन एक्सपोर्टर सफर कर रहे थे क्योंकि उनको सिंपली इंपोर्ट करना था, यहाँ पे उसकी प्रोसेसिंग करनी थी और एक्सपोर्ट करना था। अब और एक है ना, मतलब जो बैड आइडिया इकोनॉमिक्स में या जो भी, वो परसिस्ट कर जाता है, बिकॉज उसके सपोर्ट में बहुत लोग हैं, जो अफेक्टेड लोग हैं वो एक पूरे मोटिवेटेड तरीके से उनकी सजेशन नहीं पहुंच पा रहे, और वैसे कोई भी बुरी आइडिया जिसमें ब्यूरोक्रेसी की पावर बढ़ती है, वो आइडिया हटाना बहुत चैलेंजिंग होता है। क्यूसीओ परफेक्ट एग्जाम्पल था इसका। और फाइनली जब मतलब हमें बोला गया कि भाई क्यूसीओ में तो कुछ नहीं कर सकते, ये तो बिल्कुल टॉप से क्लैरिटी है कि क्यूसीओ रहेगा, और अब देखिए वो 4 महीने के अंदर क्यूसीओ हटने स्टार्ट हो गया। हाँ सर, इसमें मतलब जैसे सर ने भी पॉइंट बोला कि ब्यूरोक्रेसी के साथ जो फिटर रिस्ट्रिक्शन आता है तो उसको टैकल कैसे करते हैं? देखो क्या है कि उसमें कुछ जैसे डीरेगुलेशन कमीशन बनाया है। अब ब्यूरोक्रेसी आज के समय में तो उसको एक तरीके से उनका बहुत बड़ा से रहता है, मजबूती उनकी रहती है, वो डिसीजन मेकिंग में बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं। हम उत्तर प्रदेश में भी देखते हैं सभी जगह पे, तो वो पॉलिटिकल विल उसकी क्रिएट करनी पड़ती है, और वो पॉलिटिकल विल क्रिएट होती है कि पॉलिटिकल क्लास जो अपने आप में बहुत ज्यादा चीजों के डेप्थ में नहीं जा पाते, वो जाते पब्लिक ओपिनियन से। तो अगर पब्लिक ओपिनियन किसी बात पे बन गई तो फिर उस तरह से वो पॉलिटिकल विल सहमति बन जाती है। तो ब्यूरोक्रेसी को थोड़ा सा टैकल बता जाता है, क्योंकि जैसे आरसेप का हुआ था, आरसेप पे भी उस वक्त सब जगह लोगों का था कि आरसेप हमें साइन करना। हमने आरसेप पे बहुत बड़ा एक वो किया था, आउटरीच किया था, और उसको एक ही अभी पोस्टपोन कर देना चाहिए। तो ये चीजें हम आसियान कंट्रीज के साथ एफटीए, तो एक तो है ना, क्या है कि सबसे बड़ी बात है पॉलिसी राइट टाइमिंग होनी चाहिए। आज हम टाइमिंग बहुत जरूरी है। जैसे ट्रेड पर जब उस वक्त ट्रेड का पूरी तरह ट्रेड एंड टैरिफ का था तो वो हुआ, जब ब्रिक्स करेंसी की खूब बात हो रही थी वो हुआ, अभी एमएसएमई को स्ट्रेंथन करने की बात। तो इस तरह से आरसेप का आत्मनिर्भर पैकेज है, बजट है, तो ये टाइमिंग के भी इश्यूज रहते हैं कि किस टाइम पे कौन सा इश्यूज। अगला हम अभी एग्रीकल्चर के ऊपर एक प्लान कर रहे हैं फरवरी में, उसको बजट के बाद एग्रीकल्चर के ऊपर एक राउंड टेबल, इनिशियल आइडियाज हमने डिस्कस करना स्टार्ट कर दिया। एग्रीकल्चर में भी अब जो जीएम है, मतलब जो जेनेटिकली मॉडिफाइड है, एक बहुत ही कॉन्टेस्टेड इशू है। ये आई थिंक इकलौता इशू होगा जिसमें स्वदेशी लॉबी और कम्युनिस्ट लॉबी यूनाइटेड है, दोनों विरोध करते हैं जीएम को लेकर। इंडिया में कई कंपनीज है जो जीएम का सपोर्ट करती है, साइंटिफिक कम्युनिटी है जो जीएम क्रॉप का सपोर्ट कर रही है। तो इसमें हम मतलब अगर हमारे पास कुछ अच्छे सुझाव आते हैं तो मतलब ये जीएम बस एक इशू एग्रीकल्चर में, तो और भी बहुत सारे इशू हैं, तो इसको लेके हम अभी नेक्स्ट अपना मोस्ट लाइकली एग्रीकल्चर होगा। कल एग्रीकल्चर में एक उन्होंने मई वाले ने एक वो हैकाथन टाइप रखा था, सोशल एक्स, तो उसमें कल एक पॉइंट ये रहा था कि उन्होंने कुछ ऐसे ड्रोन अभी मतलब सुझाव है, आई थिंक, या बना डेवलपमेंट बन गया है कि वो ड्रोन खेत जो फील्ड है उसमें से ढूंढ लेगा कि कहाँ पे वो कीड़ा लगा हुआ है पत्तियों पे, अच्छा, और वहीं पे जाके छिड़काव करेगा। तो अननेसेसरी सब जगह डालने की जरूरत जैसे ड्रिप इरिगेशन ड्रिप है, वैसे ही अब ड्रिप से वो टारगेट पेस्टिसाइड हो करेगा। जाएगा। और उसमें फिर शिवराज जी ने भी ये बोला था कि ये तो हो गया पोस्ट की बीमारी होगी, लेकिन अभी जैसे मशीन लर्निंग वो क्या करते हैं, फ्यूचर का प्रेडिक्ट करते हैं, तो फसल का टॉप व्यू और उसके डेटा को इमेज कैप्चर करके अगर मशीन लर्निंग बता पाए कि आने वाले 1 महीने में इसमें ये बीमारी हो सकती है, तो बीमारी होने से पहले उसको रोका जाए। ये भी एक एग्रीकल्चर। आज मैं एसबीआई का एक ऐड देख रहा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा। उसमें लिखा म्यूचुअल फंड का था उनका कि यू कैन नॉट चेंज द फ्यूचर इन फ्यूचर। अभी उसको विजुअलाइज करके फिर आपको उसको अपना प्लान करना पड़ेगा। बहुत अच्छा रहा। मेरे ख्याल से वो मीटिंग तो अभी शुरू हुई है, तो है ना, हाँ, वहाँ पे तो
मतलब अभी 3 बजे ही शुरू हुई चांस, तो नक्का जी वो सब आ गए थे। जी जी, तो अपना पहले अपना अपना मीटिंग थोड़ा सरप्राइज आप वाला पहली था। बार आए थे हाँ। और थोड़ा घूम भी लेना आप, है ना, घूम लेना भी तो आपके हिसाब से हाँ। टाइम। ऊपर लाइब्रेरी है बहुत अच्छी, फिर ये वाला ब्लॉक तो एडमिनिस्ट्रेटिव थोड़ा सा है, और इससे नीचे वाला सारा मीडिया का ब्लॉक है, और फिर इधर लेफ्ट में अध्यक्ष जी का है, फिर फर्स्ट फ्लोर पे जनरल सेक्रेटरीज का है। ये 114 तो कॉन्फ्रेंस रूम है और प्री बजट प्रेजेंटेशन का हाँ, ये मीटिंग्स वगैरह हाँ। इधर